हेलो फ्रेंड्स, हमारा यूपीपीसीएस मेंस का जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज फिर एक क्वेश्चन लेके आते हैं, लाए हैं हम बजट से लेके। इसका एक्चुअली में इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमने बजट और बेरोजगारी दोनों को एक साथ जोड़ा है। इस तरीके से इंटरलिंकिंग करके भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है हमारे मेंस में। उसी तरह के इंटरलिंकिंग के साथ हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये एक या दो क्वेश्चन और हमारे बजट पे बचे हैं, देन हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे इस वाले इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिस पे हमें डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के क्या कारण है। सबसे पहले तो इस पर डिस्कशन करना है, एंड देन उसके बाद ये बताना है कि जो हमारा बजट आया था 2025-26 में, उसमें बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये वाला चीज है, हमें क्वेश्चन इस पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब क्योंकि बात बेरोजगारी की चल रही है, तो बेरोजगारी वगैरह सिस्टम ही लेंगे और इसी पे ही हम जो है अपना इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, बेरोजगारी की एक बैकग्राउंड लेके। तो बैकग्राउंड बेरोजगारी की क्या लेंगे हम कि भाई बेरोजगारी की जब ये बात कर रहा है कि इतनी सारी दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, ये वाली है, तो उसी को बताएंगे कि भाई क्या बेरोजगारी बढ़ी है। इसको हम डाटा के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वही हमने दिखाने की कोशिश करे हैं। तो पीएलएफएस के द्वारा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के द्वारा अभी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगभग 2.5-2.6% के आसपास आपकी बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है। तो प्रेजेंट के वे में तो बेरोजगारी की दर काफी कम है, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो ये बेरोजगारी की दर काफी जो है चेंज हुई है। अभी कम है, डेफिनेटली बात है, 2.4-2.5% के आसपास है, लेकिन ये पहले 2017-18 में लगभग 6.2% हुआ करती थी। तो बेरोजगारी काफी ज्यादा थी। अभी के प्रेजेंट के टाइम में देखें तो हम कहेंगे कि बेरोजगारी कम हुई है। पीएलएफएस के डाटा के अकॉर्डिंग 2.4% है, परंतु युवा बेरोजगारी की दर अभी भी काफी हाई है, जो लगभग 5.6% आपकी है। तो इसमें हम चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि भाई बेरोजगारी कम है, लेकिन युवा बेरोजगारी की समस्या उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी ज्यादा है, और युवा बेरोजगारी लगभग 5.6% के आसपास आपकी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको बता सकते हो कि बेरोजगारी की दर कम हुई है जरूर, लेकिन युवा बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है, और इसके लिए अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बजट में अंदर कुछ प्रावधान कर रहे हैं। ये हम जो है इस तरीके से इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, और इंट्रोडक्शन में हमने बेरोजगारी को एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, करंट से उसे लिंक कर दिया कि किस तरीके से पीएलएफएस का डाटा बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण के ऊपर फिर हम आगे आएंगे, हेडिंग डालते हैं, फिर उसमें करते हैं। ठीक है भाई, अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं इसकी बात करें। उत्तर प्रदेश में क्या, कहीं भी अगर आप बेरोजगारी के कारण की बात करते हैं तो जनरली बेरोजगारी के कारणों को आप हमेशा दो एंगल में इजीली तोड़ सकते हो। अगर मैं कहूं कि भाई बेरोजगारी की वाली चीज है, तो मैं इसे इस चीज में तोड़ूंगा कि बेरोजगारी मुख्यतः दो कारणों से होती है। एक तो आपको पता ही है भाई, बेरोजगारी की एक सबसे बड़े कारण, एक तो आपका आर्थिक कारण होता ही है। एक तो आर्थिक कारण है, कुछ ना कुछ आर्थिक कारण होंगे तभी तो बेरोजगारी है, और दूसरा होता है एक आपका सामाजिक कारण, क्योंकि सिर्फ आर्थिक कारण ही आपके बेरोजगारी के कारण नहीं होते हैं। तो हम चाहे तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हम कुछ फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं, पहले लिखने से पहले एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसमें हम कहें कि बेरोजगारी के ब्रॉड वे में दो मुख्य कारण हैं, एक आर्थिक कारण, एक सामाजिक कारण। उसी को लेकर हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, तो आर्थिक कारण हम फिर इसमें दो तीन चीजें तोड़ सकते हैं। जैसे आर्थिक कारण क्या है भाई, आर्थिक कारण आपका है कि स्किल की कमी है। आर्थिक कारण कह सकते हैं हमारा कि कृषि का पिछड़ापन है, कि कृषि उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वाली चीज की दिक्कत है, असमानताएं हैं, क्षेत्रीय असमानताएं हैं, इंडस्ट्री है। इस तरीके से हम कुछ आर्थिक कारणों को तोड़ सकते हैं जो हमारे इकोनॉमी से लिंक है, जो हमारी आर्थिकी से लिंक है। तो स्किल का ना होना, लिटरेसी का ना होना, क्षेत्रीय असमानता होना आर्थिक स्तर पे, इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कृषि का पिछड़ापन होना, ये ऐसे आयाम हैं जो आपके आर्थिक समस्या को दिखाते हैं, और ये आर्थिक कारण है जो आपके बेरोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक। वहीं अगर आप सामाजिक कारण देखें तो सामाजिक कारण भी बहुत सारे हैं बेरोजगारी में। सामाजिक कारण में सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या की अधिकता, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना, बहुत ज़्यादा गरीबी होना, और उसी तरीके से साथ में आपका जो है भेदभाव वाली सिस्टम है, जातीय भेदभाव, ठीक है, इस तरह के भेदभाव या इस तरह से आपकी बाधाएं, जो आपके नीचे स्तर के जो लोग हैं उनको ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा, उनको ऊपर जो है उन्हें जो अवसर मिलने चाहिए थे वो अवसर नहीं मिल रहे। तो इस तरीके से जातीय, क्षेत्रीय, इस तरह के भेदभाव, गरीबी वाली जैसी और जनसंख्या जैसे सामाजिक कारण हैं, क्योंकि गरीबी एक सामाजिक कारण है, लेकिन जब गरीबी होगी तो गरीबी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के रूप में आपको दिखती हुई मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो ब्रॉड टर्म में, चाहे तो सबसे पहले आप जो है एक फ्लो चार्ट बना दें और उन दोनों फ्लो चार्ट में इसमें दोनों एंगल पर दिखा दें कि किस तरीके से सामाजिक कारण और आर्थिक कारण दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जो बेरोजगारी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब ये चीज आप हर जगह यूज कर सकते हो, कहीं भी आपको बेरोजगारी की बात करनी हो, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक हर जगह आप बेरोजगारी को जब आप आयाम खोलें तो सिर्फ आर्थिक कारण ना बताएं, उसके सामाजिक कारणों को भी उसके साथ इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो अगर आप सामाजिक कारण भी उसके साथ जोड़ेंगे तो आपकी बेरोजगारी वाली सिस्टम आपको ज्यादा बेटर वे से दिखनी चालू होंगी। ठीक है, तो ये हमारे आपके आयाम हैं जो हम बेरोजगारी में जोड़ सकते हैं और एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और इसे दो मुख्य आयामों में ब्रॉड टर्म में खोल सकते हैं कि सामाजिक कारण कौन से हैं और आर्थिक कारण कौन से हैं जो हमारे गरीबी के लिए, हमारे बेरोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा सा डिटेल में उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम जो है देखने की कोशिश करते हैं कि भाई सबसे पहला सामाजिक कारण का सबसे बड़ा कारण है आपका जनसंख्या विस्फोट। अब उत्तर प्रदेश में लगभग जो है देश की 16-17% जो पॉपुलेशन है देश की वो उत्तर प्रदेश में ही है, और आपका सबसे ज़्यादा, वो आपका पता है कि जो स्टेट के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि या एक यूथ बल्ज देखने से को आपको मिलता है। अब जब यूथ बल्ज बनेगा, मतलब यूथ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यूथ बल्ज हो रहा है क्योंकि एक तो 17% पॉपुलेशन ही है, अब उस पॉपुलेशन में भी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश एक यूथ स्टेट है। तो इसमें क्या है कि रोजगार जो है, जो मतलब युवा है, युवा बल्ज देखने को मिल रहा है, और ये इस तरह की टर्म्स आपको यूज करनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से दिखनी है, जनसंख्या युवा जनसंख्या वृद्धि, ये आपको इसे क्या कहेंगे हम, यूथ बल्ज, इस तरह की टर्म्स आपको याद यूज करनी चाहिए, ये आपको मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण होती है। तो युवा जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई है जिसे हम यूथ बल्ज कहते हैं। अगर यूथ बल्ज होगा, मतलब यूथ बहुत ज्यादा होंगे, तो भाई वे रोजगार की डिमांड करेंगे, और लेकिन रोजगार उतने हैं नहीं और यूथ बहुत ज्यादा हैं, तो बेरोजगारी की समस्या तो होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी हुई है। ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरीके से हम एक डाटा फैक्ट देके कि भाई 17% पॉपुलेशन है, ये भी दे सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के मामले में देखें तो ओवरऑल आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में युवा ही है, 70 मतलब लगभग 68-70% पॉपुलेशन युवा ही है। तो युवा बहुत ज़्यादा है तो बेरोजगारी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी इंडस्ट्री या उतना सिस्टम नहीं है। गरीबी की बात करेंगे, गरीबी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास गरीबी होंगी तो इससे कई सारी चीजें आएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी ये क्या कहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है एक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट में, जो बहुत अच्छी तरीके से हर आयाम के बेस पर गरीबी देखती है। 2005-6 से आपकी चलती आ रही। तो अगर इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में हम देखें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग मल्टी पावर्टी इंडेक्स के बेसिस पे उत्तर प्रदेश में अभी भी 17.5% के आसपास आपकी गरीबी एग्जिस्ट होती है। तो और नेशंस के कंपेयर में देखें, देश के कंपेयर में देखें तो ओवरऑल अगर देश के कंपेयर में देखते हैं तो वो 9-10% के आसपास है, अभी तो घट के और कम 5% के आसपास ही जो है नई केस में ये देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय स्तर के मामले कंपेयर में बहुत ज्यादा बेरोजगारी आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब इस बेरोजगारी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इतनी ज्यादा जब आपकी बेरोजगारी है, गरीबी है, जब इतनी सारी गरीबी है तो ये गरीबी कहीं ना कहीं आपके लिए बेरोजगारी वाली समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि गरीबी में अवसर व रोजगार पाने के अवसर सीमित हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी गरीबी होगी तो रोजगार पाने के अवसर बहुत सीमित होते हैं। रीजन क्या है समझो,
अगर हमारी गरीबी है तो हम रोजगार क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि गरीबी होते ही आपकी दो समस्या क्रिएट होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो वो सामाजिक कारण हैं जो आप गरीब होते ही इन दोनों को अवेल नहीं कर सकते, इन दोनों को ले नहीं सकते। आप गरीब हैं तो आप अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, अगर आप गरीब हैं तो अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते। और यही इसमें हमें मेंशन करना है कि जब गरीब होंगे तो आप जो आपके पास जो है ना रोजगार पाने के अवसर घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को यूज नहीं कर पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपके पास क्या होगा कि जो यूथ है वो मानव पूंजी में कन्वर्ट नहीं होने का। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें मैंने नहीं ली तो मैं एक मानव पूंजी नहीं बन पाऊंगा, मानव पूंजी नहीं बन पाओगे आप। ठीक, तो सीधी सी बात है, गरीबी आपको जो है एक मानव पूंजी में, मानव को मतलब रिसोर्स तो है, ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी में बदलने नहीं दे रहा। क्योंकि मानव पूंजी में बदलने के लिए आपको शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। क्योंकि अच्छा स्वस्थ व्यक्ति अच्छी एजुकेशन ले तो ही वो रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकता है और रोजगार पा सकता है और अवसरों का फायदा उठा सकता है। वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपकी जो है गरीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक कारण है जो आपको कहीं ना कहीं बेरोजगार होने में रोल प्ले करता है। ये उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है, वैसे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा कर रहा है क्योंकि वहां गरीबी और भी ज्यादा है। जनसंख्या की विस्फोट भी अगर देखें वो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें हम लेके इस तरह से सामाजिक कारण ले सकते हैं। तीसरा मैंने सामाजिक कारण आपसे बताया था कि भाई जातिगत भेदभाव और बहुत सारे भेदभाव। ठीक है, जातिगत भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव और बहुत सारे भेदभाव हैं। तो ये जो भेदभाव हैं इनसे भी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इससे भी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। जैसे गरीबी हमारे जो है जैसे गरीबी कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता के अवसरों को कम करती है, उसी तरीके से जातिगत भेदभाव भी आपकी शिक्षा, विकास, उद्यमिता वाले सिस्टम के अवसर को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं? क्योंकि अगर मैं जातिगत भेदभाव की बात करूं, जैसे मान लिया एससी होगी, एसटी होगी, वुमेन्स होगी, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम इन्हें देखते हैं तो इन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर एजुकेशन से दूर रखा जाएगा, इन्हें बेटर स्वास्थ्य फैसिलिटी भी नहीं होगी, और एससी एसटी वुमेन्स को ज़्यादा उद्यमिता में भी कूदने का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके प्रति है एक तरीके से भेदभाव वाली भावना। अब वुमेन्स को यह माना जाता है कि वुमेन्स तो घर का काम करेगी, बाहर का काम क्यों करना है। और उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट में जहाँ ग्रामीण परिवेश है वहाँ और ज़्यादा यही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इस तरीके से एससी एसटी ओबीसी या आपकी वुमेन्स जैसी आपकी जो कंडीशंस है, या इसी तरह कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत भेदभाव है या लैंगिक भेदभाव है या क्षेत्रीय भेदभाव है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता जैसी चीजों को लेने के अवसर को बाधित कर देता है। और जब ये बाधित कर दिया, इतने सारे लोगों को उन्हें बाधित कर दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे एक बेरोजगारी का या गरीबी का चक्र चालू हो जाता है। बेरोजगारी का चक्र, चाहो तो आप इसका भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेरोजगारी का चक्र। बेरोजगारी का चक्र क्या है कि भाई आपके साथ पहले हो रहा है जातीय भेदभाव, ऐसे हमने लिखा ये जातीय भेदभाव हुआ। ठीक है जी, जातीय भेदभाव अगर हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई? आपको शिक्षा नहीं मिल पाई, शिक्षा की हो गई कमी, शिक्षा की और स्वास्थ्य की होगी कमी। जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी होगी तो उससे क्या दिक्कत हो गया? उससे दिक्कत ये हो गया कि आपके पास कोई कौशल सही से नहीं आ पाया, आप कोई कौशल नहीं ले पाए। अगर आप कोई कौशल नहीं ले पाए सही से तो आप एक मानव पूंजी नहीं बन पाए, और अगर आपको मानव पूंजी आप नहीं मिलेंगे, नहीं मानव पूंजी मिलेगी तो आपको कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिलेगी और आप अभी भी पिछड़े रह जाएंगे। और आप अगर आप पिछड़े रह गए
तो फिर दोबारा आपको जातीय भेदभाव अगेन देखने को मिलेगा। फिर अगली जनरेशन में शिक्षा की कमी, फिर अगली जनरेशन में कौशल की कमी, फिर अगली जनरेशन में मानव पूंजी की कमी, फिर आपको कोई जॉब और कोई जो है प्रॉपर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आप गरीबी वाली स्थिति में होंगे और फिर आपके साथ पहले की तरह से जातीय भेदभाव होगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी और आपका जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है। और इस कंटेक्स्ट को ही हम जो है बेरोजगारी का चक्र कह सकते हैं, गरीबी का भी चक्र कह सकते हैं। तो गरीबी का चक्र या बेरोजगारी का चक्र कोई बहुत अलग नहीं है, दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली लिंक है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो हमारी जातिगत भेदभाव है सामाजिक स्तर पे, वो बेरोजगारी के लिए बड़ा कारण है। और वुमेन्स के कंटेक्स्ट में देखें तो और भी ज्यादा है, क्योंकि महिला को जो है इस पे और भी ज्यादा दिक्कत होती है। महिलाओं को आप देखोगे कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है कि भाई उसे उस तरीके की एजुकेशन नहीं दी जाती, फिर उस तरह की उसे जॉब भी नहीं मिल पाती, तो बेरोजगारी आपकी बढ़ी रहती है। तो इस कंटेक्स्ट में, इस सामाजिक कंटेक्स्ट में आपको दिखाना है। अब जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर बहुत जनरल बात करते रहते हैं, जनरल टर्म्स पे। तो हमें बेरोजगारी के पीछे बहुत डेप्थ वाले जो कारण हैं, ये जो सामाजिक कारण है, इनको भी बताना बहुत जरूरी है। आर्थिक कारण ही नहीं, अक्सर हम आर्थिक कारण पे ही फोकस करते हैं, सामाजिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म में इन सारी चीजों को बाधित करते हैं। ये बाधित हो गया, हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है भाई? जो कुशल और शिक्षित लोग हैं, अब ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एजुकेशन नहीं ले रहा, कोई भी शिक्षित नहीं हो रहा, कोई भी कौशल नहीं ले रहा। तो जो शिक्षित एजुकेटेड कौशल लोग हो गए, ये ऐसे लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग आपके जो है मूव आउट कर जाएंगे और मूव आउट करके वे दूसरी जगह आपका जो है पहुंचेंगे और पलायन कर जाएंगे, या तो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में। या तो आप यूएसए जा रहे हो, यूके जा रहे हो, या आप किसी दूसरे एडवांस स्टेट में जा रहे हो, तो आप दूसरे राज्य या दूसरे देशों में मूव आउट कर जाते हो। और जब ये ब्रेन ड्रेन होता है, इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हो गया। जब ब्रेन यहां से चला जाएगा, स्किल यहां से चली जाएगी, तो यहां कोई इंडस्ट्री आएगी? नहीं आएगी। तो फिर ये पलायन का जो सिलसिला है ना, वो हमेशा के लिए चालू हो जाएगा, क्योंकि एक बार लोग पलायन कर गए और स्किल्ड लोग आपको मिल गए दूसरे देश में, दूसरे राज्य में। अगर सपोज गुजरात में वे स्किल्ड लोग पहुंच गए या महाराष्ट्र में वे सारे स्किल्ड लोग पहुंच गए, वहां की आईटी इंडस्ट्री को अगर संभाल रहे हैं, बेंगलोर की आईटी इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो आईटी इंडस्ट्री को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपका उत्तर प्रदेश में आए और इंडस्ट्री लगाए? क्योंकि उन्हें एक स्किल्ड पीपल वहीं मिल जा रहे हैं, वे पलायन करके चले जा रहे हैं। तो लगातार यहां से उत्तर प्रदेश से पलायन होता जा रहा है। उस पलायन होने की वजह से लगातार आपका जो है इंडस्ट्रियां बन रही हैं, इंडस्ट्रियां वहां नहीं आ रही हैं। अब जब इंडस्ट्रियां नहीं आ रही हैं तो यही चलता रहेगा, हमेशा पलायन चलता रहेगा और इंडस्ट्री कभी भी यहां नहीं आएगी और लगातार पलायन चलेगा। तो इस तरह का एक सामाजिक कारण है, मूव होना, ये पलायन होना, ये ब्रेन ड्रेन होना, ये एक ऐसा सामाजिक कारण है जो हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा कारण है कि इंडस्ट्रियां नहीं आती और वो मूव आउट करती रहती हैं और वहीं लोग जाते रहते हैं जहां जरूरत है। और इस पलायन की वजह से लोकल लेवल पे आपको रोजगार नहीं मिलता। तो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ब्रेन ड्रेन भी है, स्किल्ड लोगों का मूव आउट करना है लगातार। अब इस कंडीशन में इस तरह का मैंने केस स्टडी भी हम इसमें डाल सकते हैं, केस स्टडी डाल सकते हैं। केस स्टडी डालना भी आपके उसमें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं की कोई स्पेसिफिक चीज पता है, उस स्पेसिफिक बात को आप केस स्टडी के रूप में डाल सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो, उससे आपको एक अच्छा मार्क्स फैच करने का हेल्प मिल जाता है। तो चाहो तो आप इसे इस तरीके से एक छोटी सी चीज बनाओ और उसे जैसे यहां बनाए, एक लिखो जी ये हमारी केस स्टडी है, और इस केस स्टडी के बेस पे आप जो है उस केस स्टडी को एक बॉक्स में ऐसे बंद करके रख दो ताकि वो अलग से दिखे जी आप एक केस स्टडी बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, वहां का जो भी स्किल्ड लोग है या स्किल्ड वर्कर है वो एक्चुअली मूव आउट कर जाता है। कहां पर? या तो दिल्ली में, या आपका महाराष्ट्र में, या वेस्टर्न यूपी में, या और दूसरे यूपी में, एनसीआर रीजन में, और वहां जाके उसका स्किल का यूज होता है। जब उसका स्किल का यूज होता है तो लगातार आपका पलायन होता है। पलायन होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगती, इससे यहाँ के क्षेत्रों में लगातार आपकी बेरोजगारी बढ़ती है। और जिस क्षेत्र में ये पहुंचे हैं, मान लें दिल्ली, मुंबई, वहाँ झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स और भीड़ भाड़ जैसी समस्या को भी ये क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में
हम ये दे सकते हैं। अब चाहें तो आप इसे शॉर्ट में, जैसे मैंने लिखा है, इसको आप 2 लाइन में, 1.5 लाइन में भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में एज ए केस स्टडी के रूप में थोड़ा सा बता सकते हैं। केस स्टडी देने से फायदा क्या है? केस स्टडी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल होता है जो ज़्यादा इंपैक्ट देता है। ऐसे एग्जाम्पल देने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और ये दिखाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यूपी के कंटेक्स्ट में या किसी भी चीज़ के कंटेक्स्ट में काफ़ी स्ट्रोंग है। तो यूपी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, और इसे आप कई जगह यूज कर सकते हो। पलायन में यूज कर सकते हो, बेरोजगारी में यूज कर सकते हो, गरीबी में यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं हम इस केस स्टडी को, कि किस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस तरह का पलायन। ठीक है, तो ये हुए आपके सामाजिक कारण, मुख्यतः कि ये सामाजिक कारण थे जिसके बेस पे आपके यहाँ बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब आर्थिक कारण की भी बात कर लेते हैं। तो आर्थिक कारण आ गया। आर्थिक कारण वही निरक्षरता और कौशल की कमी, सबसे पहली तो बात यही है। इलिटरेसी की समस्या है, स्किल की समस्या है। तो स्किल की समस्या, इलिटरेसी की समस्या आपको रोजगार नहीं देने देती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो हम कह रहे हैं कि भाई साक्षरता दर कितनी है? अब उत्तर प्रदेश की अगर सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो साक्षरता मात्र 67.6% के आसपास है, और उसमें भी वुमेन की देखें तो 57% है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ जो है स्किल की कमी है, तो रोजगार तो आपको जल्दी से मिलना आसान नहीं है। और साथ साथ में एक और प्रॉब्लम है, स्किल मिसमैच की भी प्रॉब्लम है। ये स्किल मिसमैच क्या होता है कि इंडस्ट्री पे जॉब तो है, लेकिन उसे स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे जैसे उसे चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे अगर लोग चाहिए, ब्लॉकचेन पे लोग चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की चीज पे उसे नहीं मिल रहे स्किल्ड लोग। लेकिन वहीं जो लोग हैं वो डिग्री लिए हुए बैठे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो इंडस्ट्री को चाहिए उस तरह का स्किल्ड आदमी नहीं मिल रहा, और जो नीचे के लोग हैं वो स्किल्ड, उनकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए एक स्किल मिसमैच क्रिएट होता है। स्किल कोई सी चाहिए, आपके पास कुछ और है। तो हमें एक अच्छी खासी लिटरेसी और एक ऐसी स्किल्स जो मार्केट की नीड को फुलफिल करती हो, वो नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। कृषि पे दूसरी प्रॉब्लम एक क्या है? देखो भैया, कृषि पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी 65% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। तो यहाँ आपका क्या होता है, छिपी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएट होती है, दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सूडो अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति लगातार बनी रहती है कृषि के पिछड़ेपन की वजह से, या कृषि पे बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता होने की वजह से। इस तीसरा आपका होता है वही क्षेत्रीय असमानता या निवेश वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई क्षेत्रीय असमानता यानी निवेश में क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। अब अगर आप देखें तो अधिकतम आपका जो विकास हो रहा है वो एनसीआर रीजन में ही ज़्यादा होता है, और बुंदेलखंड पूर्वांचल वाले रीजन में एक्चुअली में कम होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी इसलिए क्रिएट होते दिखती है। इस पर भी हम एक केस स्टडी देख सकते हैं, यही वाली आपकी केस स्टडी। क्या, जैसे अभी हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उत्तर प्रदेश में 2023 में, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में लगभग 45% के आसपास आपका जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो 3-4 स्टेटों में ही चला गया, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर रीजन के पास। जब इन्वेस्टमेंट यहाँ इतना जाएगा तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ रोजगार पैदा होंगे। तो रोजगार मिलेगा किस है, उसके नियर अबाउट एरिया वालों को मिलेगा, लेकिन पूर्वांचल या बुंदेलखंड वाले लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्षेत्रीय असमानता भी आपकी जो है, हमने पहले भी बात की थी, क्षेत्रीय असमानता आर्थिक समस्या है बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की। ये बेरोजगारी में भी दिक्कत करता है, ये गरीबी में भी दिक्कत करता है, ये आपका जो है आर्थिक विकास में भी दिक्कत करता है ओवरऑल उत्तर प्रदेश की। तो ये आपकी केस स्टडी भी आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह की केस स्टडी बनाइए जिसे आप मल्टीपल जगह यूज कर सके, और उससे आप जो है अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बेस में। तो जो उत्तर प्रदेश के आपके पास डाटा है, उस तरह के डाटा को बहुत सारे मल्टीपल केस स्टडी में आप डालते रह सकते हैं। ठीक है, तो वैसी बात है, ये आसान है। फिर उसके बाद असंगठित क्षेत्र में रोजगार। देखो एक और प्रॉब्लम है कि जितना भी रोजगार जो डेवलप हो रहा है वो मैक्सिमम रोजगार असंगठित है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार है। छोटे छोटे रोजगार, छोटी छोटी इंडस्ट्री, घर बेस्ड जो है, घरों बेस्ड वाली इंडस्ट्री है। इससे क्या होता है कि रोजगार जो मिलता है वो एक तो स्थायी नहीं होता है, उसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, उसमें अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, कभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा रोजगार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ऐसे रोजगार में रोजगार कम मिलता है, कभी भी आपको बाहर निकाल कर बैठा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो हम कहते हैं ये इंपॉर्टेंट। अब उत्तर प्रदेश के मामले में देखें, आपका लगभग आपका जो ई श्रम पोर्टल है, इसकी बात जरूर करनी चाहिए इसमें।
जब भी हम असंगठित रोजगार की बात करेंगे तो ई श्रम पोर्टल की बात जरूर करेंगे, ये जोड़ लीजिए, हमेशा हर जगह यूज करना है। असंगठित रोजगार में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसीलिए एक ई श्रम पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने कि भाई असंगठित रोजगार वाले लोग यहां रजिस्टर्ड करें, ताकि गवर्नमेंट आगे चल के इन्हें कुछ सामाजिक सुरक्षा देने की बात करे। ठीक, तो इसीलिए आप यहां भी दिखाएंगे कि ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में एक लार्ज पॉपुलेशन जो है यहां पर रजिस्टर्ड है, जो ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में एक लार्ज लेवल पे असंगठित रोजगार एग्जिस्ट करता है। और ये असंगठित रोजगार भी बेरोजगारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म आपको देता है या बहुत कम पैसे वाला देता है, बहुत शॉर्ट टर्म रोजगार देता है। कभी भी रोजगार छूट जाएगा, फिर बेरोजगार हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति वाली चीज में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों कारण इस तरह कवर होते हैं। तो बेरोजगारी का जो कारण है वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के आयामों को कवर करते हुए होने चाहिए हर जगह। ठीक है, मैंने जैसे आपको केस स्टडी की बात करी, इस तरह की केस स्टडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। ये भी आपको अच्छे मार्क्स देने में हेल्प कराएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। अगर देखें तो 2025-26 का जो बजट है, इसमें क्या चीजें कर रहा है उत्तर प्रदेश, किस चीज तरफ फोकस कर रहा है? देखो, कौशल पे फोकस कर रहा है और स्पेशली डिजिटल कौशल पे फोकस कर रहा है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल वाला सिस्टम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश भी डिजिटल कौशल डिजिटल कौशल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है उसमें? तो भाई आपका सीधी सी बात है कि स्वामी विवेकानंद आपका जो है जो सशक्तिकरण योजना है, इसके द्वारा जो है लगभग अब तक 50 लाख स्मार्ट फोन या टैबलेट, तो ये आपको याद रखना है कि 50 लाख के आसपास हमने स्मार्टफोन और टैब आपको दे दिए। ठीक है, उसी तरीके से साथ में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हम आपने लगातार सुनी होगी। ये तो आप लगातार सुन रहे हो, जितने भी आपके आईएएस पीसीएस वाले लोग हैं वो सुन ही रहे होंगे, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जो प्रतियोगिता छात्र है उन्हें निःशुल्क ये आपका कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं अभ्युदय योजना में। तो आपने लगातार ये योजना सुनी होगी। ये भी हम क्या कर रहे हैं, एक ना एक तरीके से उन्हें कौशल देने की काम कर रहे हैं, स्किल देने की काम कर रहे हैं, जिससे वो विकास कर सके। कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश का जो आपका स्किल मिशन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्किल मिशन। और इसमें हम क्या चाहते हैं कि रोजगार बनाएं, या तो नए मतलब एक स्किल हो जाए, वो खुद का सब रोजगार ले ले या और इसमें लगभग आपके 5-5.5 लाख के आसपास से इतने प्रतिशत लोगों को आपको जो है रोजगार मिल रहा है। तो स्किल मिशन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जो है कौशल बढ़ा रहे हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टैबलेट वगैरह बांट रहे हैं। और एक अभ्युदय योजना जो है उत्तर प्रदेश की, जिसमें आपको इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए रेडी किया जाता है, उससे रिलेटेड आपको स्किल दी जाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट लगातार स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उद्यमिता। देखो, उद्यमिता और स्वरोजगार ये गवर्नमेंट का लगातार फोकस है, चाहे ये इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो, चाहे उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। जहां हम कोशिश कर रहे हैं स्किल बढ़ाने की, लिटरेसी को बढ़ाने की, वहीं हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकती गवर्नमेंट अपने स्तर पे। तो हमारी कोशिश है, हर गवर्नमेंट की कोशिश है, उत्तर प्रदेश की भी गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि आप उद्यमिता और जो है स्वरोजगार को बढ़ाओ। इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट टीम है, कई बार मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूं, कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना एक इंपॉर्टेंट विकास योजना है उत्तर प्रदेश की, जिसके तहत वो चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको जो है माइक्रो उद्यम क्रिएट कर सके, और इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपको जो अगर आप कोई माइक्रो उद्योग लगाते हो तो उसके लिए उसे पैसा आपको लगातार अलॉट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार क्रिएट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सके। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ साथ ही बस एक यहाँ आप जोड़ दो कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसमें भी युवाओं को ऋण देने की कोशिश है, और इसमें भी 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यूपी स्टार्टअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो यूपी लगातार स्वरोजगार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक तो आपकी जो है युवा उद्यमी विकास योजना है, और एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। ये दोनों आपने पहले ही पढ़ी है, लगातार ये चल रही हैं, और इनको लगातार बजट में फोकस किया जा रहा है। दोनों को जो है पैसे अलॉटेड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सपो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटअप है जिस पे उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। ठीक है, डन हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप वाली चीज जो है, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं आप सेम,
और उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। अगर हम पेपर 3 में लिखना हो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो भी इस तरीके से यही पॉइंट लिख सकते हैं, डाटा अंदर का बदल जाएगा, पॉइंट सेम ही रहेंगे। क्या है इसमें भी, क्योंकि भाई जैसे अब हमने सब रोजगार भी पैदा कर लिया, हमें स्किल देने के लिए हमने कुछ स्कीम तो चला ली, लेकिन हम इंडस्ट्री के थ्रू भी तो स्किल दे सकते हैं कि उसे अप्रेंटिस पे ले जाएं, वहां उसे कुछ पैसे मिलने चालू हो, उसकी जॉब चालू हो और उसी के साथ साथ स्किल भी चालू हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल देने का, क्योंकि इससे इंडस्ट्री को एक व्यक्ति मिल जाता है, उसे वो स्किल देती है, स्किल देने के बंदा अगर वहां रिटेन करेगा तो इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होता है, और इंडस्ट्री को भी स्किल्ड लोग चाहिए। तो हम गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करने की बजाय इंडस्ट्री को इसमें एंगेज करता है कि भाई आप तैयार करो। तो इसके लिए आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहा है, उद्यमिता सहयोग प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें जो है काफी ज्यादा युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण भी लगातार आपका जो है बेहतरीन काम कर रहा है। चौथा काम एक और उत्तर प्रदेश का है। देखो, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में आपका उद्योग और एमएसएमईज पे भी लगातार उसका फोकस है कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ये चीज ग्रामीण रोजगार एमएसएमई, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण बहुत ज्यादा है और एमएसएमईज उत्तर प्रदेश के पास बहुत ज्यादा है, इनका विकास बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश ने पीएम मित्रा टेक्सटाइल स्कीम्स आपकी होगी, एआईसीटी का हो गया, डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट, या अटल पावर लूम योजना चला जा रही है जो है वाराणसी में, आपने देखा होगा। तो ये वाली चीजें जो क्या कर रही हैं, ये एक तरीके से एमएसएमईज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी एमएसएमईज बढ़ेंगी उतना ही रोजगार बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार बढ़ाने का ये तरीका। मनरेगा भी उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण रोजगार देना बहुत ज्यादा है, ग्रामीणों रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो मनरेगा की को भी एक्सपेंड करना जरूरी है। इस कंटेक्स्ट में आप देखें तो लगभग 27 करोड़ मानव दिवस क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, और 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है, 42% महिला भागीदारी के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 42% आपकी महिला भागीदारी है उत्तर प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट वैसे भी हो गया महिलाओं के पर्पज से भी, और लगभग आपका जो है 27-28 करोड़ के आसपास मानव दिवस क्रिएट हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे रोजगार में भी लगातार फोकस किया जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, एक एमएसएमईज पे लगातार फोकस है उत्तर प्रदेश में, और एक मनरेगा के द्वारा ग्रामीण रोजगार देना भी इंपॉर्टेंट फोकस है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसे कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको स्किल देना बहुत जरूरी है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, क्योंकि तभी ये मानव पूंजी बन पाएगा जो यूथ है। अदरवाइज जो हमारा यूथ, मतलब एक डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारे पास, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें आप यूज कर सकते हो। इस तरह की इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आप यूज करते हो तो आपको मार्क्स फैच करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अंततः हमारी सारी चीजें फाइनल होती है। तो हमने पढ़ा बेरोजगारी के ऊपर, और फिर बजट से हमने बेरोजगारी को लिंक किया। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस में, तो लगातार क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों को दूसरों के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। बजट को वो कई अलग अलग आयाम से जोड़ता है, बजट को बेरोजगारी से, बजट को कृषि आजीविका से, बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर से, वही हमने लगातार सब जोड़ने की कोशिश की है, और आगे हम इस चीज को कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।